हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो पिछली वीडियो की ही कॉन्टिन्यूएशन में है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे रेड ब्लड सेल्स, तो इसी चैप्टर का हमने वेरिएशंस वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है। सो वेरिएशन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। सो कैसे आरबीसी की जो नंबर है वो कैसे वेरिएशन उसके अंदर होता है वो हम देखेंगे कि कई बार वो इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। किन कंडीशंस में वो इंक्रीज़ होना नॉर्मल है, किन कंडीशन में वो इंक्रीज़ होना एबनॉर्मल है, वो देखेंगे चेंजेस। सो इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज़ नोन एज पॉलीसाइथीमिया। इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, आरबीसी काउंट का बढ़ जाना। It occurs in both physiological and pathological conditions. When it occurs in physiological condition, it is called physiological polycythemia. The increase in number during this condition is marginal and temporary. It occurs in the following conditions. तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है जब आरबीसी नंबर बढ़ जाता है। अगर ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कॉजेज़ की वजह से हो रहा है तो उसे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है उसके कुछ डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है कि कब कब आपको ये देखने को मिलेगा। पहला है कि एज फैक्टर है कि बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि आरबीसी काउंट वैसी 8 से 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम मिलता है। तो ये एकदम से पॉलीसाइथीमिया फिजियोलॉजिकल है, कुछ एबनॉर्मल भी नहीं है इसमें। जो कि बाद में उसके अलावा इसमें जेंडर का भी थोड़ा फ़र्क मिलेगा। देन हाई अल्टीट्यूड में भी चेंजेस मिलेंगे, जो मिलेंगे लेट्स रीड। So at birth the RBC count is 8 to 10 million per cubic mm of blood. The count decreases within 10 days after birth due to destruction of RBC causing physiological jaundice in some newborn babies. However, in infants and growing children the cell count is more than the value in the adults. तो ये कहते हैं कि जो आरबीसी काउंट होता है बर्थ के टाइम पे 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है। 10 डेज़ तक जो है 10 डेज़ के अंदर अंदर एकदम से आरबीसी ब्रेकेज शुरू हो जाता है और नंबर जो है वो नॉर्मल आने के लिए हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि एकदम से आरबीसी ब्रेक होने लग जाती है तो बच्चों में कई बार फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी हो जाता है इसकी वजह से। एंड जनरली बच्चों के अंदर इन्फेंट्स जो हैं उनमें और अडल्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों में ज़्यादा ही नंबर मिलता है आरबीसी का। देन जेंडर वाइज देखें, सेक्स बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स द आरबीसी काउंट इज सिमिलर टू दैट इन मेल्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल्स द काउंट इज लेस देन दैट ऑफ मेल्स, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। तो क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जब तक रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा है उस दौरान तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम एवरेज हम मानते हैं। मेल्स में कितना है? 5 मिलियन है। तो जब ये रिप्रोडक्टिव पीरियड नहीं है, मतलब कि बिफोर प्यूबर्टी या फिर मेनोपॉज के बाद, तो जब उनके रिप्रोडक्टिव पीरियड नहीं है तो उस वक्त उनका जो आरबीसी काउंट है वो मेल्स के इक्वल होगा, उनमें भी 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ही होगा। ओके, अदरवाइज रिप्रोडक्टिव पीरियड में फर्टाइल है 4.5 मिलियन के आसपास होगा, थोड़ा कम होगा 5 मिलियन से। देन हाई अल्टीट्यूड inhabitants of mountain have an increased RBC count of more than 7 million per cubic mm. It is due to hypoxia in high altitude. Hypoxia stimulates kidney to secrete a hormone called erythropoietin. The erythropoietin in turn stimulates the bone marrow to produce more RBCs. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो हाई अल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनके अंदर जो है आरबीसी का अमाउंट नॉर्मली ही 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हायर अल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया की कंडीशन रहती है, बॉडी हमेशा हाइपोक्सिया में ही है तो वो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करती है। होता क्या है कि हाइपोक्सिया से किडनी स्टिमुलेट होगी, किडनी एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस कर देती है, एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और जिससे आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट में भी दे रखा है कि हाई अल्टीट्यूड है, हाइपोक्सिया हुआ, फिर किडनी को स्टिमुलेशन गया, देन उसने एरिथ्रोपोइटिन बनाया, उसने जाके बोन मैरो को स्टिमुलेशन दिया और फिर आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है मस्कुलर एक्सरसाइज। सो देर इज़ अ टेम्पररी इंक्रीज इन आरबीसी काउंट आफ्टर एक्सरसाइज. इट इज़ बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन. स्प्लीन स्टोर्स आरबीसी. हाइपोक्सिया इंक्रीजेज द सिंपैथेटिक. सो इसके अंदर क्या होता है कि मस्कुलर एक्सरसाइज जब करते हैं तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, तो इसकी वजह से जो स्प्लीन है
उसमें स्टिमुलेशन जाती है और स्प्लीन जो होगी वो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती है. सिमिलरली इमोशनल कंडीशंस आरबीसी काउंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशंस सच एज एंजाइटी. इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी एज इन द केस ऑफ मस्कुलर एक्सरसाइज. तो इसके लिए भी एक चार्ट दे रखा है. जैसे कि इमोशनल कंडीशंस हुई या मस्कुलर एक्सरसाइज करी पर्सन ने तो उससे हाइपोक्सिया हुआ और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ. सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से एड्रीनलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है जो कि स्प्लीन को जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है एड्रीनलिन और उसकी वजह से आरबीसी रिलीज बढ़ जाता है. नेक्स्ट है इंक्रीज environmental temperature. Increase in atmospheric temperature increases RBC count. Generally increased temperature increases all the activities in the body including production of RBC. तो मतलब नॉर्मल है कि ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म वगैरह बढ़ेगा तो RBC प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. आफ्टर मील्स देर इज़ स्लाइट इंक्रीज इन दी RBC काउंट आफ्टर टेकिंग मील्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ नीड फॉर मोर ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो खाने के बाद भी थोड़ा स्लाइट इंक्रीज मिलता है. अब डिक्रीज़ कब होगा आरबीसी काउंट? सो डिक्रीज़ इन आरबीसी काउंट अकर्स इन द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. ठीक है, ये हम नॉर्मल कंडीशंस पढ़ रहे हैं जब डिक्रीज़ होगा आरबीसी काउंट. High barometric pressures. So at high barometric pressures as in deep sea when the oxygen tension of blood is higher the RBC count decreases. तो जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे थे तो हाइपोक्सिया से RBC काउंट बढ़ रहा था. अब यहाँ जब हम डीपर लेवल पर जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन टेंशन बढ़ने की वजह से RBC काउंट कम हो जाएगा और ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है. देन ड्यूरिंग स्लीप RBC count decreases slightly during sleep and immediately after getting up from sleep. Generally all the activities of the body are decreased during sleep including production of RBC. तो सोते वक्त भी RBC काउंट जो है वो कम हो जाता है और जब सो के उठते हैं तब भी एक बार कम ही होता है क्योंकि सोते वक्त बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है वो स्लो डाउन हो गई होती है. नेक्स्ट है प्रेगनेंसी. इन प्रेगनेंसी द RBC काउंट डिक्रीजेज. इट इज़ बिकॉज द इंक्रीज इन extracellular fluid volume, increase in ECF increases the plasma volume but resulting in hemodilution. So there is relative reduction in RBC count. मतलब वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो गया तो अल्टीमेटली RBC काउंट जो है वो कम हो जाता है. पैथोलॉजिकल वेरिएशंस. अब हम पैथोलॉजिकल देखेंगे कि कैसे कैसे कब पैथोलॉजिकली सेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या कम हो रहा है. सो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया यानी कि जब आरबीसी नंबर इंक्रीज़ हो गया पैथोलॉजिकली. सो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया इज़ द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट. आरबीसी काउंट इंक्रीजेस अबव 7 million per cubic mm of blood. Polycythemia is of two types, the primary and secondary. जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है जिसे पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं इज़ अदरवाइज it is a disease characterized by persistent increase in RBC count above 14 million per cubic mm of blood. This is always associated with increased white blood cells count above 24,000 per cubic mm of blood. Polycythemia vera occur in myeloproliferative disorders like malignancy of red bone marrow. तो जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया उसके अंदर आरबीसी के साथ साथ WBC का नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है और ये जनरली मैलिग्नेंसी की वजह से होता है जब बोन मैरो का कैंसर हो गया हो. सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि इसमें बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर हो गया होता है जैसे कि किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या फिर क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई या कोई और पॉइजनिंग हो गई, हैमरेजेस हो गए. तो इन कंडीशंस की वजह से जो आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. All these conditions lead to hypoxia which stimulate the release of erythropoietin. Erythropoietin stimulates the bone marrow resulting in increased RBC count. उसके अलावा है अनीमिया जिसमें RBC काउंट एबनॉर्मली डिक्रीज़ हो जाता है. अनीमिया के बारे में हम 14th नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद है वेरिएशंस इन साइज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो साइज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. Under physiological condition, the size of RBC in venous blood is slightly larger than those in the arterial blood. In pathological conditions, the variation in size of RBC are microcytes, which is smaller, macrocytes larger, anisocytes cells with different sizes. तो फिजियोलॉजिकली क्या होगा कि RBC साइज़ अगर आप चेक करोगे वेनस ब्लड में थोड़ी बड़ा मिलेगा साइज़ और आर्टीरियल ब्लड के अंदर उसका साइज़ थोड़ा छोटा मिलेगा. एंड पैथोलॉजिकली इसके 3 टाइप के मिल जाएंगी. या तो आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से कम है जिसे माइक्रोसाइट कहेंगे,
या फिर नॉर्मल से ज़्यादा है जिसे मैक्रोसाइट कहेंगे, या फिर एबनॉर्मल है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, उसे एनिसोसाइट कहते हैं। माइक्रोसाइट्स जो होती हैं वो ऐसी आरबीसीज डेवलप हो सकती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, प्रोलॉन्ग्ड फोर्स ब्रीथिंग में, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से। देन मैक्रोसाइट्स हो सकती हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, और एनिसोसाइट्स हो सकता है इन पर्नीशियस अनीमिया। इसके अलावा भी कई वेरिएशंस आते हैं शेप के अंदर, जैसे कि क्रीनेशन, श्रिंकेज एस इन हाइपरटोनिक कंडीशन, स्फेरोसाइटोसिस ग्लोबुलर फॉर्म एस इन हाइपोटोनिक कंडीशन, elliptocytosis elliptical shape as in certain type of anemia, sickle cell crescentric shape as in sickle cell anemia, and poikilocytosis unusual shape due to deformed cell membrane. The shape will be of flask, hammer or any अदर अनयूजुअल शेप। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के शेप्स भी हो सकती हैं कि शेप अलग हो, नंबर नॉर्मल है, साइज़ नॉर्मल है, बट शेप अलग है, तो उससे भी डिफरेंट डिसऑर्डर्स में ऐसे हो सकता है। क्रीनेशन हो सकती है, श्रिंक हो गया, या फिर स्फीयर के जैसी है, इलिप्टिकल है, या सिकल सेल है, मून शेप्ड है। देन वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, punctate basophilism, striated appearance of RBC by the presence of dots of basophilic material is called punctate basophilism. It occurs in condition like lead poisoning. तो कई बार क्या होता है कि लेड पॉइजनिंग की कंडीशंस में ऐसा भी देखा गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर कुछ डॉट हो जाते हैं और स्ट्राइएशंस डेवलप हो जाते हैं, या कुछ कंडीशंस में रिंग बन जाते हैं। So ring in red blood cells, ring or twisted strands of basophilic material appear in the periphery of the RBC. It is also called the goblet ring. This appears in RBC in certain types of anemia. तो कुछ ऐसे अनीमियाज होते हैं जिसमें ऐसे कोई रिंग फॉर्मेशन हो जाती है रेड ब्लड सेल के ऊपर। Howell Jolly bodies. In certain type of anemia, some nuclear fragments are present in the ectoplasm of the RBC. These nuclear fragments are called Howell Jolly bodies. सो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।